हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? बढ़िया मस्त। मैं तो भाई मस्त रहता हूँ, तुम लोग मस्त रहो एकदम है। यही उम्मीद कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करूँ। ठीक है। तो कल सेकंड पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, काफ़ी सारी चीज़ें क्या पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब बहुत आसान है सब कुछ, छोटा छोटा एकदम मस्त पढ़ो। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने का बर्डन नहीं पालने का, अपने को छोटा छोटा पढ़ना है, सही से पढ़ना है बस। ठीक है ना? कोई बहुत ज़्यादा कोर्स वोर्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है। तो आज जो अभी तक हमने 2 दिन के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ा, उसकी चैप्टर एक्सरसाइज करने का टाइम। ठीक है, उसकी चैप्टर एक्सरसाइज करने का टाइम है आज। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन वो क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है भैया हमारे पास वो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, इन्हें सेल्सियस स्केल पे बदलना है। तो पहला वाला 293 केल्विन दे रखा है, पहला वाला क्या दे रखा है? 293 केल्विन दे रखा है। तो कल अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। पॉइंट के बाद 15 को हटा दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 रखो। अब यहाँ पे केल्विन की वैल्यू दे रखी है 293, पुट करो। डिग्री सेल्सियस चाहिए ना मैं, प्लस 273, डिग्री सेल्सियस को इधर ही रहने दो, 293 को भी इधर ही रहने दो, और 273 को दूसरी तरफ भेज दो। इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस हमारा कितना आ गया? 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर? पहला हो गया। दूसरा 470 केल्विन दे रखा है, पुट करो। के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 470 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 470 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 18 में से 7 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 197 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा आंसर। क्लियर? चकाचक एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, इन्हें केल्विन स्केल पे बदलना है। बहुत आसान। डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, 25 दे रखा है, प्लस 273 ऐड कर दो, केल्विन बदल जाएगा। अरे डिग्री सेल्सियस कहाँ से आ गया भाई? बीच में नहीं रखना था ना, ना ना, बीच में नहीं रखने का। ठीक है, अरे मिटा नहीं है, डॉट नहीं गया, चल आ गया। ठीक, 25 प्लस 273 केल्विन में, 5 और 3 8, 7 2 9, 298 केल्विन हो गया। कितना हो गया? 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 373 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो के इज इक्वल टू 373 प्लस 273, 3 3 6 7 7 14 का 4 कैरी आया 2 1 3 3 3 6 646 केल्विन हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, रीजन बताना है। पहला, नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्यों होता है ऐसा कि नैपथलीन की जो बॉल्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं बिना सॉलिड छोड़े, बिना सॉलिड छोड़े। तो भैया होता क्या है समझो जरा, कि रूम टेम्परेचर पर, है ना, एट रूम टेम्परेचर नैपथलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, तो जो अभी हमने कल जो बताया था सब्लिमेशन के बारे में, कि जो नैपथलीन की बॉल्स होती हैं वो किस में जाती हैं? सब्लिमेशन में जाती हैं, जो कि डायरेक्टली एक प्रोसेस होता है सॉलिड का गैस स्टेट में बदलना बिना उसकी इंटरमीडिएट स्टेट में जाए। ठीक है ना, मतलब जो कि लिक्विड स्टेट होती है। इसी वजह से क्या होता है, नैपथलीन बॉल जो होती हैं बिना सॉलिड छोड़े डायरेक्टली गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या बन गई? वो गैस बन गई, लिक्विड भी नहीं रहा वहां पे। तो ये रीजन होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम व्हाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें बहुत दूर से, कुछ मीटर दूरी पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें कुछ मीटर दूरी से ही हमें क्या आने लगती है? परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। परफ्यूम की स्मेल कैसे आई? तो
जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, बहुत तेजी के साथ, ठीक है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी के साथ चल रहे होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, बहुत स्पेस होता है। काइनेटिक एनर्जी ये इधर उधर है, मजे कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, एकदम मचा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो परफ्यूम्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, सब्सटेंस के साथ घुल जाती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब जो चीज़ें घुल जाती हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। तो आसपास में जो प्रेजेंट जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो परफ्यूम होती है वो घुल जाती है बहुत अच्छे तरीके से, और जो फटाक से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है पूरे पूरे जगह पे, किसकी मदद से, एयर की मदद से, बिकमिंग लेस कंसंट्रेटेड, और थोड़ी सी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है ओवर डिस्टेंस। जैसे करके डिस्टेंस, अब मान लो मैंने परफ्यूम यहाँ पे डाली, अब कोई इंसान मेरे से करीब 20 मीटर दूर बैठ रहा है, तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक तो बहुत तगड़ी स्मेल आ रही है, उसके बाद हल्की हल्की फेड होती जाती है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, अभी ये यहाँ था, एक यहाँ आया, इससे ये टकराया, फिर इसने आगे वाले को दिया, फिर से ये टकराया, फिर आगे वाले को दिया, फिर से ये टकराया, आगे वाले को दिया, तो कम होती जाती है लगातार, ठीक है ना। तो हल्का हल्का कंसंट्रेशन कम होते जाता है, तो हम स्मेल कर पाते हैं, समझ गए। तो ये लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल ऑफ एयर मूव एट अ हाई स्पीड and have large intermolecular space. Perfumes comprise substances that are volatile, which scatter quickly in air, becoming less concentrated over a distance. Full stop. Hence, we are able to smell perfume sitting several meter away. हमें परफ्यूम दूर से भी सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है, किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और किसमें सबसे कम होगा। तो भाई वाटर क्या है, पानी, शुगर और ऑक्सीजन, पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, देख लेना एक बार। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, शुगर चीनी सॉलिड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो याद करो मैंने एक बात बताई थी कि गैस जो होती है उसके बीच में एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे करके दूर दूर होता है, स्पेस देखो कितना ज्यादा है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल एकदम ऐसे ऐसे होते हैं, स्पेस है ही नहीं, कहाँ बना दोगे, और एरो बनाने की जगह नहीं है। लिक्विड में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके होता है, तो इनके बीच में तो है थोड़ा सा स्पेस है पर ज्यादा है। तो सबसे कम स्पेस किसमें होता है, ऑक्सीजन में, उससे ज्यादा लिक्विड में, फिर शुगर में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर वाटर, और उसके बाद शुगर। क्लियर, सॉर्टेड, आगे बढ़े। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी की क्या फिजिकल स्टेट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा। तो भैया जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल लगभग इतना ही होता है। इस वक्त गर्मियां हो रही है, इस वक्त की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो नॉर्मल जैसा पानी होगा वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो मैंने बताया था कि वो सॉलिड स्टेट में भी रहता है और वो लिक्विड स्टेट में भी रहता है। याद करो, बताया था सॉलिड तब जब वो आइस होगा, मतलब जब वो फ्रीजिंग में जा रहा होगा, जब वो जम रहा होगा, और लिक्विड तब जब वो बर्फ बाहर निकाल के रख दी गई होगी और वो लिक्विड बनना शुरू हो गई होगी। दोनों ही चीजें क्या होती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। नेक्स्ट आता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे भाई पानी को उबालोगे तो वो क्या बनेगा, गैस ही तो बनेगा, वाटर वेपर, है ना। क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो जब पानी उबलेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो वाटर के वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर द वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, तो वो सॉलिड लिक्विड फेजेस दोनों ही ऑब्जर्व करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, तो वहां पर लिक्विड और गैस स्टेट वाटर की दोनों ही होती है, वाटर वेपर ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर, चकाचक, आगे बढ़े। ओके, गिव रीजंस। भैया ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। Give 2 reasons to justify water at room temperature is liquid. पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, और दूसरा एक आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये दोनों क्वेश्चन समझने हैं।
तो देखो भैया होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर पानी जो है, मतलब लिक्विड जो है, मतलब पानी जो है, मतलब लिक्विड जो है, मतलब पानी जो है वो लिक्विड क्यों होता है? ठीक है, तो भैया वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा पे होता है। मतलब वहां से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट वहां से उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर अभी अभी हमने देखा कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जमता कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है ना? तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसके लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो उसी तरीके से इसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स मास ऑफ वाटर भी होता है। रूम टेम्परेचर पर वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बल्कि जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, तो वाटर लिक्विड ही पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। वाटर परसिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इज हायर। उसी तरीके से एक फिक्स वॉल्यूम जो होती है ऑक्यूपाइड कर लेती है फिक्स मास ऑफ वाटर। रूम टेम्परेचर पर वाटर का ना कोई फिक्स शेप होता है, जब बल्कि वो फ्लो करता है कंटेनर शेप में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक आयरन अलमीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होती है, सेम रूम टेम्परेचर भैया 25 डिग्री सेल्सियस। तो भैया होता क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को पिघलाना है। तो भैया अब जो आयरन है वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो वो पिघलेगा नहीं, कॉमन सी बात, लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। तो एक आयरन अलमीरा जो होगी, ठीक है, लोहे की जो अलमारी होगी, अलमारी वो सॉलिड ही रहेगी रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर अबव रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन अलमीरा जो होगी वो रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, सॉलिड होगी। उसी तरीके से आयरन अलमीरा जो होगी वो रिजिड होती है, सख्त होती है, और उसका शेप भी पहले से फिक्स होता है। मेटल्स हैव अ रिलेटिवली हाई डेंसिटी, और मेटल्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर आयरन अलमीरा जो होती है वो सॉलिड होती है। क्लियर? Why is ice at 273 केल्विन, 273 केल्विन, बच्चा लोग कंफ्यूजन नहीं होना, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब बोला ये जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ होती है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो पानी होता है, ठीक है, तो ये जो बर्फ जो होती है ये ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है एज कंपेयर टू वाटर? वाटर हमें इतना कूलिंग इफेक्ट क्यों नहीं देता? ठीक है, तो देखो सुनो होता क्या, जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, ठीक है, वो अपने अंदर क्या कर लेती है, या इसका टुकड़ा वो अपने अंदर हर तरफ से क्या कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि हीट एनर्जी या लेटेंट हीट होती है। अब आसपास जो भी उसके मीडियम प्रेजेंट था, ठीक है, जो भी उसके मीडियम प्रेजेंट था वहां से उसने क्या किया, अंदर से हीट एब्जॉर्ब कर ली और खुद कौन से स्टेट में चली जाएगी, फ्यूजन स्टेट में, मतलब पिघलने वाले स्टेट में बदल जाएगी और क्या बनने लगेगी, पानी बनने लगेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आइस अब ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लिया बाहर की, पानी नहीं कर पा रहा। पानी इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि पानी को तो पिघलना ही नहीं है, लेकिन बर्फ को पिघलना है। तो बर्फ पिघलने के लिए क्या करती है, अपने आसपास का जो हीट वाला एनवायरमेंट होता है, हीट एनर्जी जो होती है उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अब अंदर वो खुद पिघलेगी और बाहर एवोपरेट कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। एट 273 केल्विन ice will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome fusion and transform into water. As a result, ice has a greater cooling impact than water. ठीक है, at the same temperature, इसी वजह से same temperature पर since water does not absorb the excess heat, तो water excess heat absorb नहीं करता मीडियम से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, समझ गए? What produces more severe burns, boiling water or steam? कौन सी चीजें बहुत खतरनाक तरीके से जला सकती है, गर्म पानी या स्टीम? ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको
देख लेना, ठीक है। तो भैया देखो इसका सिंपल सा जवाब पहले दे देता हूँ। स्टीम, स्टीम जो है वो तुमको ज्यादा खतरनाक तरीके से जला सकती है। कभी कुकर के ऊपर सीटी हटा के हाथ लगाया, एक बार गर्म पानी में हाथ डुबा के निकाल लो, बच जाता है। सी कुकर के ऊपर सीटी हटा के बिल्कुल पास में रख दो, हाथ जल के खाक, मतलब जलना मतलब राख नहीं बनेगा, वैसा वाला नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जल जाता है, उसकी जो जलन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? स्टीम सीवियर बर्न करता है, क्यों होता है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्टीम जो है वो वहां पर क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो होती है वो बाहर निकल रही होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकल रही होती है जब उसने वेपराइजेशन के वक्त जो गेन कर ली। अब क्या हुआ था कि ये जो पानी था यहाँ पर, इसके अंदर जो यहाँ पे पानी था, ठीक है, अब इस पानी को यहाँ से ऐसे फ्लेम दे रखे थे, उबाल रहे थे, तो इस पानी के अंदर क्या हुआ? अब ये पानी तो इतना सही है, लेकिन इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जा रहा था, वो टेम्परेचर की वजह से इस पानी ने क्या किया? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर लिया? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही इसने अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये जैसे ही बाहर जाएगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे तो इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लेकिन जैसे ही बाहर वो स्टीम बनना शुरू हुआ, जैसे ही बाहर वो वेपर बनना शुरू किया, वो अपने साथ हीट को भी लेकर बाहर निकला। अब सोचो क्या होगा कि एक तो वो भाप है गर्म, ऊपर से वो हीट एनर्जी और ज्यादा लेकर आ, कितना ज्यादा गर्म। तो ऐसा होता, जब वेपराइजेशन हो रही थी तो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से स्टीम सिवियर बर्न कर देती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्लियर? सॉर्टेड? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। ए से बी में क्या हो रहा है, फिर बी से सी, सी से डी, ठीक है, एफ ई, और क्या हो रहा है, सारी चीजें बतानी है। तो भैया देखो, सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड बनती है, सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड बनती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मेल्टिंग बोलते हैं। याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। बर्फ से पानी बनना, मेल्ट होना, पिघलना, या फिर फ्यूजन, क्या बोलता है? फ्यूजन होता है। क्लियर? दूसरी चीज बी वाला, जब लिक्विड से गैस बनेगा, लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं हम? एवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं, या फिर बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग तब जब टेम्परेचर दोगे। ठीक है, फिर सी वाला, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी वाले में गैस से लिक्विड बनेगा, तो गैस से लिक्विड क्या था बच्चा लोग? याद आ रहा है? गैस का जम रही थी। गैस जब जमती है तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। डी में जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, जब लिक्विड से क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। डी वाले पोजीशन में जब लिक्विड से क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम भी बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन। क्या कह सकते हो? सॉलिडिफिकेशन कह सकते हो, क्योंकि सॉलिड बनता है। ठीक, तो ए बी सी डी हो गए। अब ई वाले में क्या हो रहा है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस, डायरेक्टली सॉलिड से गैस। कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक दो क्वेश्चन पहले। सब्लिमेशन, कैम्फर, कपूर, कुछ याद आया? ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाली, मतलब यार ड्राई आइस, सूखी बर्फ। ठीक है ना, सब्लिमेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, जहां पर हमारा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड क्या होता है? गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनता है, उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनको इतना ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? सॉलिड में बदल जाते हैं। क्लियर है? तो सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, एवोपरेशन, बॉइलिंग, फिर गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, सब्लिमेशन होता है, गैस से सॉलिड क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिडिफिकेशन होता है। क्लियर है? ठीक, चकाचक। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स होंगी। ठीक है,
तो उन बुक से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, लेक्चर फिर से देख लेना। 3 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ खत्म हो गया। अगर कोई और क्वेश्चंस जानने हो तो मेरे को कर देना, सोर्स पे मेरे बता देना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं वहां से दोबारा से एक नया लेक्चर बना करके मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सबके, इसका इसका इसका, ये हो गया। नेक्स्ट ये डन, ये ठीक है, ये हो गया। बीच में अब नहीं आएगा। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो अच्छे से बस इस चैप्टर को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बाकी अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।